प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर नागेंद्र कुमार चंद्रवंशी, सहायक प्राध्यापक जैव तकनीकी अध्ययनशाला पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर आप सभी का स्वागत करता हूं। इस पाठ्यक्रम का शीर्षक पर्यावरण अध्ययन, प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन और सुरक्षा प्रबंधन। हम पाठ्यक्रम के मध्यम सप्ताह में हैं। आज व्याख्यान के 9वें अध्याय में हैं और पर्यावरण पर मानव का प्रभाव भाग प्रथम के अंतर्गत पर्यावरण की अवधारणाएं और घटक, मनुष्य और पर्यावरण, बदलते पर्यावरण के साथ मनुष्य का विकास तथा पर्यावरण क्षरण के कारण और प्रभाव की आधारभूत तथ्यों के बारे में अध्ययन करेंगे और मूलभूत तथ्यों को समझेंगे। पाठ्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य इस प्रकार है: पर्यावरण की परिभाषा और दायरे के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे, पर्यावरण के विभिन्न प्रकारों और घटकों को पहचान करेंगे, जैविक तथा अजैविक पर्यावरण के बीच विस्तृत अध्ययन समझेंगे, विभिन्न वातावरणों में जीवों के विभिन्न अनुकूलन तंत्रों की व्याख्या को समझेंगे, मनुष्य और पर्यावरण के संबंध में जानकारी प्राप्त करेंगे और बदलते परिवेश के साथ मनुष्य का विकास को समझेंगे तथा चर्चा करेंगे। हम शुरुआत करते हैं परिचय से। किसी जीव के आसपास की हर चीज़ जैसे लोग, जगह, वस्तुएं उसका पर्यावरण बनाती है। ये प्राकृतिक या मानव निर्मित हो सकती है। पर्यावरण शब्द फ्रेंच शब्द एनवायरनर से लिया गया है, जिसका तात्पर्य घेरना या किसी के आसपास है। दूसरे शब्दों में पर्यावरण जल, वायु और भूमि के आपसी संबंधों का योग है, साथ ही मनुष्य, अन्य जीवित जीवों और भौतिक वस्तुओं के साथ भी। इसमें सभी भौतिक और जैविक परिवेश और उनके संबंध शामिल है, जिसका मुख्यतः इसमें अध्ययन किया जाता है। पर्यावरण के प्रकार के बारे में अध्ययन करेंगे। बुनियादी संरचना के आधार पर पर्यावरण को निम्नलिखित भागों में विभाजित किया जा सकता है, जैसे भौतिक अथवा अजैविक वातावरण, जैविक पर्यावरण एवं सांस्कृतिक पर्यावरण या वातावरण। पर्यावरण के प्रकार को अंतर्गत भौतिक एवं जैविक में ठोस अर्थात स्थलमंडल जैसे ठोस पृथ्वी, द्रव अर्थात जलमंडल, गैस यानी गैसीय अवस्था। वैसे ही जैविक पर्यावरण में पुष्प पर्यावरण एवं जीव जंतु पर्यावरण को शामिल किया जाता है। इन जैविक और अजैविक पर्यावरण के साथ सांस्कृतिक पर्यावरण का निर्माण होता है। इस प्रकार हम सभी के बारे में बारी बारी से अध्ययन करेंगे। भौतिक अथवा अजैविक पर्यावरण सर्वप्रथम। स्थलमंडलीय, जलमंडलीय या वायुमंडलीय पर्यावरण कहा जा सकता है, जिसे विभिन्न स्थानिक पैमानों के आधार पर छोटी इकाइयों में विभाजित किया जा सकता है, जैसे पर्वतीय पर्यावरण, पठार, मैदान, झील, नदी, समुद्री, ग्लेशियर, रेगिस्तानी पर्यावरण इत्यादि। भौतिक पर्यावरण को जलवायु संबंधी स्थितियों के संदर्भ में भी देखा जा सकता है। जैविक पर्यावरण के अंतर्गत वनस्पति और जीव जंतु शामिल है, जिसमें मनुष्य एक महत्वपूर्ण कारक है। इस प्रकार जैविक पर्यावरण को निम्न रूप से विभाजित किया जा सकता है, जैसे पुष्प पर्यावरण और जीव जंतु पर्यावरण। इसके अतिरिक्त सभी जीव विभिन्न स्तरों पर अपने सामाजिक समूह और संगठन बनाने के लिए काम करते हैं और इसी प्रकार एक सामाजिक वातावरण का निर्माण होता है, जिसमें जीव अपने जीवन निर्वाह और विकास के लिए भौतिक वातावरण से पदार्थ प्राप्त करने का काम करते हैं। यह प्रक्रिया आर्थिक वातावरण उत्पन्न करती है। पर्यावरण के मूल घटक है वायुमंडल या हवा,
स्थलमंडल या चट्टानें और मिट्टी, जलमंडल या जल तथा पर्यावरण के सजीव घटक या जीवमंडल। सर्वप्रथम वायुमंडल के बारे में जानेंगे। वायुमंडल पृथ्वी के चारों ओर की मोटी गैसीय परत है जिसमें मुख्यतः नाइट्रोजन 78% और ऑक्सीजन 21% तथा अल्प मात्रा में आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, जल वाष्प और अन्य ट्रेस गैसेस शामिल रहते हैं। यह पृथ्वी की सतह से 300 किलोमीटर ऊपर तक फैला हुआ है। गैसों के अलावा इसमें जल वाष्प, औद्योगिक गैसें, विलंबित अवस्था में धूल और धुएं के कण सूक्ष्म रूप से शामिल रहते हैं। इसके बाद स्थलमंडल के बारे में अध्ययन करेंगे। स्थलमंडल को लिथोस्फीयर शब्द भी कहा जाता है, जिसकी उत्पत्ति ग्रीक शब्द से हुई है, जिसका अर्थ चट्टानी धन गोला या चट्टानी और गोला कहते हैं। चट्टानी ग्रह की ठोस बाहरी ढाल है, इसलिए पृथ्वी एक चपटा गोलाकार है जो चट्टानें और खनिज से मिलकर बनी होती है। यही स्थलमंडल की नींव है, जिसमें मुख्यतः आग्नेय, अवसादी और रूपांतरित चट्टानें शामिल होती है। मुख्यतः इसमें क्वार्ट्ज, फेल्डस्पार और अभ्रक जैसे खनिज इन चट्टानों के निर्माण खंड में शामिल होते हैं। यद्यपि मिट्टी एक जटिल मिश्रण है, लेकिन इसका खनिज घटक अपक्षयित चट्टानों से आता है, जबकि कार्बनिक पदार्थ विघटित पौधे और जानवरों से आता है। स्थलमंडल यह कई अलग अलग परतों से बना है। ये परतें हैं निम्नानुसार है। प्रथम कोर, जिसका व्यास लगभग 7000 किलोमीटर, जिसकी त्रिज्या 3500 किलोमीटर होती है और यह पृथ्वी के केंद्र में स्थित होती है। मेटल, जो कोर को घेर कर रखता है और इसकी मोटाई 2900 किलोमीटर है। भूपट्टी मेटल के ऊपर तैरती है और यह बेसाल्ट समृद्ध महासागरीय भूपट्टी और ग्रेनाइट समृद्ध महाद्वीपीय भूपट्टी से बनी होती है। अब जलमंडल के बारे में समझेंगे। जलमंडल पृथ्वी की सतह पर या उसके निकट का समस्त जल शामिल है तथा इसमें महासागर, झीलें, नदियाँ, आर्द्रभूमि, हिमखंड, बादल, मिट्टी और सतह के नीचे की चट्टानें आदि शामिल है। पानी चट्टानों और मिट्टी से विभिन्न खनिजों को घोलता है, जिससे यह जलमंडल का एक अनिवार्य हिस्सा बन जाता है। लवण और अन्य घुले हुए पदार्थ जलीय जीवन के लिए महत्वपूर्ण हैं। पानी तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है, जैसे हम जानते हैं ठोस, बर्फ, तरल और गैसीय अवस्था में। पृथ्वी ग्रह की सतह पर 71% भाग पानी से ढका हुआ है, जिसमें मीठा पानी का प्रतिशत 2.53 और जिसमें ग्लेशियरों में मीठा पानी 1.74% भाग भी शामिल है। वाष्प के रूप में जल 12,900 किलोमीटर तक जीवित जीव में समाहित है। अब हम आजैविक घटक के बारे में चर्चा करेंगे। ये सबसे महत्वपूर्ण निर्धारक कारक है पर्यावरण के लिए। इन कारकों को निम्नलिखित समूहों में वर्गीकृत किया जा सकता है, जैसे भौतिक कारक, जिसमें सर्वप्रथम घटक तापमान, जल, वर्षा, प्रकाश, ऊर्जा, मिट्टी, वायुमंडलीय दबाव इत्यादि है। चलिए अब आजैविक घटक के रूप में
तापमान के बारे में चर्चा करते हैं। तापमान सबसे अधिक पारिस्थितिकी रूप से प्रासंगिक पर्यावरणीय कारक है। यह एक बहुत ही प्रसिद्ध और स्थापित तथ्य है कि भूमि पर औसत तापमान मौसम के अनुसार बदलते रहता है। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर और मैदानों से पहाड़ों की चोटी तक क्रमशः घटता रहता है। इसीलिए गर्मियों में ध्रुवीय क्षेत्रों में या उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्रों और उष्णकटिबंधीय रेगिस्तान में उप शून्य स्तर से लेकर 50 डिग्री सेल्सियस तक की विभिन्नताएं हो सकती है। इसके बाद हम दूसरे आजैविक घटक पानी पर चर्चा करेंगे। पानी, जो वर्षा के रूप में भी जाना जाता है, तापमान के बाद पानी जीवों के जीवन को प्रभावित करने वाला दूसरा सबसे महत्वपूर्ण कारक है। वास्तव में पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति का श्रेय पानी को दिया जाता है, जिसके बिना जीवन असंतुलित है। रेगिस्तानों में इसकी उपलब्धता बहुत कम होती है। इसी कमी के कारण ही क्षेत्र के पौधे और जानवरों के द्वारा विशेष अनुकूलन पाई जाती है, जो असामान्य जीवन स्थितियों में जीवित रहना संभव बनाते हैं, जिसके विभिन्न उदाहरण हम सभी जानते हैं। प्रकाश, सजीव जीवों के लिए प्रकाश एक ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत है। स्वपोषी जीव प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ही अपना भोजन का उत्पादन करते हैं। यह एक विशेष प्रक्रिया है जो केवल ऊर्जा के स्रोत के रूप में सूर्य के प्रकाश की उपलब्धता से ही संभव है। भूमि पर प्रकाश की उपलब्धता का तापमान के साथ गहरा संबंध है, क्योंकि सूर्य दोनों का स्रोत है। जितने भी पौधे प्रथम उत्पादक जो होते हैं, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति से अपने भोजन का निर्माण करते हैं, जिससे अन्य उपभोक्ता क्रम के श्रेणी में ग्रहण किए जाते हैं। अजैविक घटक, ये सामान्यतः निर्जीव होते हैं। विभिन्न स्थानों में मिट्टी की प्रकृति और गुण जलवायु के आधार पर काफ़ी हद तक विभिन्नताएं पाई जाती है, जिसमें तापमान और आर्द्रता, अपक्षय की प्रक्रिया, मिट्टी का परिवहन या तलछटी होना और मिट्टी का विकास होना शामिल है। ये सभी प्रक्रियाएं पर्यावरणीय संतुलन को भी प्रभावित करती है। अब हम मनुष्य और पर्यावरण के बारे में चर्चा करेंगे। प्रारंभिक मनुष्य भोजन, वस्त्र और आश्रय के लिए पूरी तरह से प्रकृति पर निर्भर था। मनुष्य ने अपने आसपास के अन्य सजीवों की श्रेणी में सबसे अपनी व्यवहारों, सीधी मुद्रा, हाथों और बुद्धि के कारण एक प्रमुख स्थान को आनंद लिया है। पूरा पाषाण काल से लेकर नवपाषाण काल तक मनुष्य ने अपने आराम के लिए पहिया, आग, कृषि और आवास के साथ विभिन्न औजारों और समय के अनुसार आविष्कार और विकसित किए हैं, जिससे मनुष्य और पर्यावरण का एक अनुकरणीय उदाहरण है। इस आधार पर पर्यावरण का वर्गीकरण किया जाता है: प्राकृतिक पर्यावरण और मानव निर्मित पर्यावरण। अब हम प्राकृतिक वातावरण या पर्यावरण के बारे में चर्चा करेंगे। प्राकृतिक वातावरण पूर्व में पर्यावरण के प्राकृतिक घटकों जैसे स्थलमंडल, वायुमंडल, जलमंडल और जीवमंडल के बारे में पढ़ा हुआ है। ये सभी प्राकृतिक वातावरण के अंतर्गत आते हैं। मानव पर्यावरण, मानव पर्यावरण को एक व्यक्ति के रूप में ही उसके परिवार, व्यवसाय और समाज के साथ होने वाली अंतःक्रिया के रूप में परिभाषित किया जाता है, जैसे शिक्षा, धर्म, अर्थशास्त्र और राजनीति जैसे विभिन्न सांस्कृतिक पहलुओं से भी ये संबंधित होते हैं। मानव पर्यावरण मानव समाज के द्वारा निर्मित किए जाते हैं।
मानव निर्मित पर्यावरण का निर्माण मनुष्य ने स्वयं अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति तथा अपने जीवन को अधिक सुविधाजनक और आसान बनाने के उद्देश्य से किया है, जैसे भवन का निर्माण, परिवहन की व्यवस्था का निर्माण, पार्क, उद्योग, स्मारक आदि। प्रस्तुत चित्र में आप पर्यावरण के विभिन्न घटकों के बारे में समझ रहे होंगे, देख पा रहे होंगे। यहाँ पे प्राकृतिक पर्यावरण के विभिन्न प्रारूप दिए गए हैं, जैसे हवा, पानी, प्राकृतिक निर्मित वस्तुएं और उसी प्रकार मनुष्य निर्मित वस्तुएं जैसे उद्योग, भवन, पार्क और मानव ने अपने आवश्यकताओं के अनुसार एक और सांस्कृतिक पर्यावरण का विकसित किया, जिसमें परिवार, समाज, धर्म, शिक्षा की चर्चा की जाती है। बदलते पर्यावरण के साथ मनुष्य का विकास। पर्यावरण में होने वाले बदलावों से मानव का विकास गहराई से प्रभावित हुआ है। इन जटिल अंतःक्रियाओं ने लाखों वर्षों में मानव जीव विज्ञान, व्यवहार और संस्कृति को आकार देने वाले अनुकूलन को प्रेरित किया है, जिससे मानव का विकास पर्यावरण के साथ सतत रूप से चल रहा है। इसी क्रम में पर्यावरण क्षरण के कारण और प्रभाव का अध्ययन करेंगे। किसी व्यक्ति का भौतिक परिवेश जिसका वह हिस्सा है और जिस पर वह शारीरिक कार्य, उत्पादन और उपभोग जैसी गतिविधियों के लिए निर्भर रहता है, इसे ही पर्यावरण कहा जाता है। यहाँ भौतिक पर्यावरण में मिट्टी, पौधे, ऊर्जावाहक सामग्री, ऑक्सीजन, पानी और पारिस्थितिक तंत्र सहित सभी प्राकृतिक संसाधन शामिल होते हैं, जो विभिन्न रूप से पर्यावरण क्षरण के लिए भी जिम्मेदार कारक साबित हो सकते हैं। वातावरण संबंधी मान। पर्यावरणीय गिरावट वायु, जल और भूमि जैसे संसाधनों के मानव उपभोग के कारण ही पारिस्थितिक तंत्र का विघटन प्रारंभ हो गया है। सरल शब्दों में कहे तो विभिन्न कारकों के परिणाम स्वरूप जलवायु में बढ़ती गिरावट को पर्यावरणीय गिरावट कहा जाता है। इसमें से कुछ कारकों में असामान्य मौसम में उतार चढ़ाव, वनों की कटाई, पारिस्थितिक तंत्र में प्रदूषण का सम्मिलन और ओजोन क्षयकारी यौगिक शामिल है। पर्यावरणीय गिरावट में प्रदूषण और संसाधनों का ह्रास दोनों शामिल है। पर्यावरण क्षरण के विभिन्न कारण हो सकते हैं। यहाँ पर हम कुछ मुख्य कारकों के बारे में विचार करेंगे और चर्चा करेंगे। देश के पर्यावरण के प्रमुख क्षरण के लिए निम्नलिखित कारक जिम्मेदार है, जैसे उच्च जनसंख्या वृद्धि। पर्यावरण क्षरण के प्रमुख कारणों में से जनसंख्या विस्फोट है। वार्षिक जनसंख्या वृद्धि लगभग 2% है। इसका प्राकृतिक संसाधनों पर गंभीर प्रभाव पड़ता है। जैसे हम जानते हैं कि मानव समाज पूर्ण रूप से विभिन्न प्रक्रियाओं के लिए पर्यावरण पर आश्रित है। इसी कारण देश में जनसंख्या वृद्धि होने से पर्यावरण क्षरण में तेजी आ रही है। द्वितीय महत्वपूर्ण कारक औद्योगिक प्रदूषण है। भारत में उद्योगों की वृद्धि अनियंत्रित और अनियोजित तरीके से जारी है। इससे नियमित रूप से भारी वायुमंडलीय प्रदूषण हो रहा है। इसके अलावा उद्योगों और औद्योगिक अपशिष्ट जैसे विभिन्न रसायनों आदि को लगातार नदियों, समुद्रों और झीलों में बहाया जा रहा है, जिससे स्वास्थ्य के लिए भविष्य में एक भारी खतरा
होने की संभावना है। सामूहिक गरीबी पर्यावरण क्षरण का एक और कारण सामूहिक गरीबी है। विभिन्न ईंधन इस्तेमाल के लिए लकड़ियों का बेतहाशा वृद्धि के कारण वन का लगातार कटाई जारी है। इसके अलावा वे विभिन्न गतिविधि जैसे जलाऊ लकड़ी इकट्ठा करना, वन उपज इकट्ठा करना, नदियों और तालाबों में मछली पकड़ना या जमीन के छोटे टुकड़े कर अत्यधिक दोहन करना, ये निम्न कारक पर्यावरण के विनाश के लिए भी जिम्मेदार है। वाहन प्रदूषण। भारतीय परिवहन प्रणाली पेट्रोलियम उत्पादों के गहन उपयोग पर आधारित है और इनसे वायु प्रदूषण को बहुत तेज़ी से बढ़ाया है। इसके अलावा सड़क यातायात और इनसे निकलने वाली ध्वनि में वृद्धि ने ध्वनि प्रदूषण को भी बढ़ा दिया है। बढ़ता शहरीकरण। हाल में दशकों में शहरीकरण बहुत तेज़ी से वृद्धि हुआ है क्योंकि बड़े शहर तेज़ी से बढ़ रहे हैं। इसने बुनियादी ढांचों की सेवाओं पर बहुत ज़्यादा दबाव डाला है जो अंततः शहरों के पर्यावरण संसाधन आधार को कम कर देता है। आर्थिक विकास का पैटर्न। प्राकृतिक पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने का एक और बड़ा कारण विकास का पैटर्न है। जल, भूमि और वायु संसाधनों को दूषित करने के अलावा प्राकृतिक संसाधन कम होते जा रहे हैं क्योंकि लोग अब बुनियादी और पूंजीगत वस्तुओं के उद्योगों और उनके विकास के लिए इस्तेमाल की जाने वाली तकनीकों के विकास पर ज़्यादा जोर दे रहे हैं। ये विकास देश के पारिस्थितिक तंत्र को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। वर्तमान में खादों और कीटनाशकों के उपयोग में वृद्धि। किसान अब पर्यावरण के लिए हानिकारक खेती के विभिन्न तरीकों का उपयोग कर रहे हैं जैसे अनियमित रासायनिक खादों और कीटनाशकों का अत्यधिक उपयोग। कृषि विकास के इन तरीकों के कारण पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है जिससे मिट्टी का कटाव और उर्वरता में कमी जैसी समस्याएं सामने आ रही है। पर्यावरण हमारी सहन शक्ति की मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करता है। लोग पर्यावरण का एक महत्वपूर्ण पहलू है और पर्यावरण को होने वाले नुकसान के लिए वास्तविक रूप से जिम्मेदार हैं। हमारी गतिविधियों का पर्यावरण के साथ साथ जैविक जीवों पर भी प्रभाव पड़ता है। इसीलिए पर्यावरण क्षरण को एक बड़ी समस्या माना जाना चाहिए। भारत वायु प्रदूषण, नदी प्रदूषण, कचरा और पर्यावरण प्रदूषण जैसी समस्याओं का सामना कर रहा है। विश्व बैंक के विशेषज्ञों के अनुसार भारत ने 1995 से 2010 के बीच पर्यावरण संबंधी समस्याओं से निपटने और पर्यावरण की गुणवत्ता में सुधार करने में दुनिया में सबसे तेज़ प्रगति की है। फिर भी विकसित देशों के बराबर पर्यावरणीय शुद्धता हासिल करने से पहले इसे अभी एक लंबा रास्ता तय करना होगा। बेशक मनुष्य इसके लिए पूरी तरह से जिम्मेदार नहीं है। पृथ्वी खुद ही पारिस्थितिक समस्याओं का कारण बनती है जबकि पर्यावरण क्षरण आमतौर पर लोगों के द्वारा किए जाने वाले कार्यों से जुड़ा होता है। वास्तविकता यह है कि पर्यावरण लगातार बदल रहा है। कुछ जैविक प्रणालियाँ इस हद तक बिगड़ जाती है कि वे अब जीवन का समर्थन नहीं कर सकती तो वह मौजूद रहने के लिए मानवीय गतिविधियों को प्रभावित कर सकती है या नहीं भी कर सकती है। पर्यावरण ज्ञान एक बहुविषयक ज्ञान है जिसके मूलभूत पहलुओं पर चर्चा करना चाहिए जिसका सीधा संबंध पृथ्वी ग्रह के विकसित और
संरचनात्मक रूप से आवश्यक है। इसकी मुख्य विशेषताओं में प्रमुख तथ्य शामिल है, जैसे संरक्षण एवं प्राकृतिक संसाधन, जैविक विविधता का रखरखाव और प्रबंधन, पर्यावरण प्रदूषण को अनुमेय सीमा तक नियंत्रित एवं प्रतिबंधित करना, मानव जनसंख्या एवं पर्यावरण का स्थिरीकरण, नवीकरणीय ऊर्जा प्रणालियों के वैकल्पिक स्रोतों का विकास एवं बढ़ावा देना, पर्यावरण के संरक्षण, सुरक्षा, प्रबंधन और रखरखाव के माध्यम से राष्ट्र की सुरक्षा को एक नए आयाम प्रदान करने के लिए समाज के सभी वर्गों को सामूहिक प्रयास करना चाहिए। प्रस्तुत पाठ्यक्रम का सारांश इस प्रकार है, जिसमें प्रमुख तथ्य पर्यावरणीय क्षरण के कारणों और प्रभावों को समझना, हमारे ग्रह की रक्षा करने तथा एक उन्नतिशील भविष्य सुनिश्चित करने के लिए समाधान विकसित करने हेतु महत्वपूर्ण है। हवा, पानी और मिट्टी निश्चित रूप से महत्वपूर्ण घटक है जो पृथ्वी के सभी 4 प्रमुख क्षेत्रों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं, लेकिन वे स्वयं प्रत्येक क्षेत्र के एकमात्र घटक नहीं हैं। वायुमंडल जीवित जीवों के लिए महत्वपूर्ण गैसें प्रदान करता है और चट्टानें के अपक्षय को प्रभावित करता है। जलमंडल अपरदन और निक्षेपण के माध्यम से स्थलमंडल को आकार देता है तथा जीवमंडल के लिए जल उपलब्ध कराता है। जलमंडल वायुमंडल की संरचना को विनियमित करने में भूमिका निभाता है। उदाहरण के लिए ऑक्सीजन का उत्पादन करने वाले पौधे और मृदा निर्माण में योगदान देता है। इसीलिए हवा, पानी और मिट्टी वास्तव में महत्वपूर्ण घटक है जो इन सभी क्षेत्रों के साथ मिलकर परस्पर क्रिया करते हैं। जलमंडल अपरदन निक्षेपण के माध्यम से स्थलमंडल को आकार देता है। प्रत्येक क्षेत्र की अपनी अनूठी संरचना होती है जो पृथ्वी की जटिल प्रणाली में एक विशिष्ट भूमिका निभाती है। पर्यावरण क्षरण के व्यापक परिणाम हो सकते हैं जो प्राकृतिक दुनिया और मानव कल्याण दोनों को प्रभावित करते हैं। प्रस्तुत पाठ्यक्रम के लिए विभिन्न प्रकार के संदर्भित पुस्तकों का उपयोग किया गया है। कक्षा 11वीं एवं 12वीं की जीव विज्ञान की पाठ्यपुस्तक जो NCERT नई दिल्ली पर आधारित है, कानिंगम एवं सहकर्मी के द्वारा लिखित पर्यावरण विज्ञान के सिद्धांत इस्तेमाल की गई है। पर्यावरण विज्ञान NIOS शीर्ष प्रकाशन नई दिल्ली के द्वारा पुस्तक कुछ तथ्यात्मक लिए गए हैं। विभिन्न रिपोर्ट जो पर्यावरण की एजेंसी, NAC, SMU आदि के तथ्यों को इस पाठ्यक्रम की तैयारी के लिए लिया गया है। IGNOU पर्यावरण के कुछ तथ्य को इसमें शामिल किया गया है। प्रिय विद्यार्थियों, आप लोगों ने अपने ज्ञानवर्धन के लिए हमारे कोर्स का चुनाव किया, इसके लिए मैं सदा आभारी रहूँगा। धन्यवाद।